हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर जोन। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में क्रैश कोर्स नीट एग्जामिनेशन के लिए और इसमें अभी तक हम 2 वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। पहला वीडियो था ग्रोथ के बारे में, हमने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर हमने बात की थी दूसरी वीडियो में रिप्रोडक्शन की, और आज हम लेकर आए आपके लिए वीडियो नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल को भी देखकर समझ गए होंगे आज का टॉपिक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ा अपने चैनल का प्रमोशन कर लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो हम फ्यूचर में अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इन वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ में कमेंट भी जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी अर्नस्ट मेयर के बारे में, जिनको 20वीं सेंचुरी का डार्विन कहते हैं। और हमने बात करी थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जिसमें हम ग्रोथ को डिस्कस कर चुके हैं। और सेकंड लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। क्या होता है बच्चों मेटाबॉलिज्म? तो द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन, द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द सेल। हमारी सेल के अंदर जितने भी प्रकार की केमिकल रिएक्शंस हो रही है, चाहे तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही हो या किसी मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हो रहा हो, टूट रहा हो कोई मॉलिक्यूल या फिर फॉर्म हो रहा हो, तो उन सारी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। जब मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है तो उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और जब मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म से मिलकर क्या बन जाता है? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है मेटाबॉलिज्म के बारे में कि मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे हमने पहले बात करी थी ग्रोथ की, तो ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है, लेकिन मेटाबॉलिज्म केवल और केवल किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। जब हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को लेबोरेटरी के अंदर कराते हैं, जिस समय वो रिएक्शन लेबोरेटरी के अंदर कराई जा रही है, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो लेबोरेटरी के अंदर वो प्रोसेस लिविंग नहीं है, बट जो रिएक्शन करवाई जा रही है वो रिएक्शन एक लिविंग रिएक्शन है, ठीक है ना। मेटाबॉलिक रिएक्शन को जब हम लेबोरेटरी के अंदर कराएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक लिविंग रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि वो रिएक्शन बॉडी के अंदर होती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, तो रिएक्शन लिविंग है। लेकिन जब आप लेबोरेटरी के अंदर उसको करा रहे हो तो प्रोसेस वो लिविंग नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस, तो बच्चों क्या होता है कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस का मीनिंग क्या होता है बच्चों, बताइए। तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है बच्चों, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी घटनाएं घटती है ना, उन सबको सेंस करना और उनके अगेंस्ट रिस्पोंड करना क्या कहलाता है? कॉन्शियसनेस। जब हम अपने एनवायरनमेंट को या एनवायरनमेंट में होने वाली घटनाओं को सेंस करते हैं और उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देते हैं, उनके खिलाफ रिस्पॉन्ड करना, तो ये कॉन्शियसनेस कहलाता है। कॉन्शियसनेस सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, प्रोकैरियोट से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक, ठीक है ना। सभी यूकैरियोट में और सभी प्रोकैरियोट के अंदर कॉन्शियसनेस होती है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब अपने एनवायरनमेंट के अंदर घटने वाली घटनाओं को सेंस करते हैं और रिस्पॉन्ड देते हैं, अपना रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है ना। कॉन्शियसनेस कहेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें एक टर्म आ रही है सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर का मतलब होता है जो किसी पर्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग करते हैं, मतलब
ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने वाला सीजन, है ना। कोई भी एनिमल या प्लांट जिस पर्टिकुलर सीजन में ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है वो उनको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स सीजनल ब्रीडर होते हैं, ठीक है ना। और इन सीजनल ब्रीडर्स के अंदर रिप्रोडक्शन अफेक्ट होता है फोटो पीरियड के द्वारा। फोटो पीरियड का मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, पीरियड का मतलब होता है टाइम, ठीक है ना। तो लाइट कितने समय तक रहती है उसको हम बोलते हैं फोटो पीरियड। फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को सीजनल ब्रीडर में, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट्स हो। नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म कंट्रोल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज। और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब अपनी बॉडी के अंदर केमिकल्स की एंट्री को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग केवल ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अवेयर है इट हिमसेल्फ, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेल्फ कॉन्शियसनेस किसमें होती है, तो केवल और केवल ह्यूमंस के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस को आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है ना। तो हम क्या सोचते हैं, अगर मान लो हमने कोई नया कपड़ा पहना है, ठीक है ना, नए कपड़े पहने हमने, तो हम क्या सोचते हैं कि ये कपड़े मुझ पर अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, कि दूसरा आदमी क्या कहेगा देखकर, ठीक है ना। कोई दूसरा आदमी मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, तो हमको इन सारी चीजों से फर्क पड़ता है। तो क्योंकि हम क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, इसी को बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब हमको इस चीज की परवाह रहती है, चिंता रहती है कि दूसरा आदमी हमारे बारे में क्या सोचेगा, समझ रहे। तो उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। और सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल और केवल किस में पाई जाती है, ह्यूमन बीइंग्स में पाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, बच्चों ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरेक्शंस डिफरेंट लेवल पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट लेवल पर आपको इंटरेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरेक्शन को हम कैसे समझेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, सेल ऑर्गेनेली बना लेते हैं, सेल ऑर्गेनेली बना लेंगे, ठीक है ना। सेल ऑर्गेनेली क्या होती है बच्चों, जैसे सेल के अंदर आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सेल के अंदर पाए जाने वाले, ठीक है ना, पार्ट्स हैं। इनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। जब बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज मिलेगी आपस में, उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, तो सेल ऑर्गेनेलीज के बीच में इंटरेक्शन होने से क्या बन जाती है, एक सेल बनती है, ठीक है बच्चों। जब सेल्स आपस में इंटरेक्ट करती है तो सेल्स आपस में इंटरेक्ट करके क्या बनाती है, टिश्यू को बनाती है, ठीक है ना। फिर जब टिश्यू आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम बना लेते हैं। टिश्यूज आपस में इंटरेक्ट करके टिश्यू सिस्टम बना लेंगे। टिश्यू सिस्टम जब इंटरेक्ट करेंगे आपस में तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन बना लेंगे। टिश्यू सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। ऑर्गन सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या बना देगा, ऑर्गन सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करके बॉडी को फॉर्म करते हैं। तो बच्चों ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट लेवल पर क्या देखा जाता है, इंटरेक्शन, कि मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करके क्या बनाएंगे, सेल ऑर्गेनेलीज बनाएंगे। सेल ऑर्गेनेलीज आपस में इंटरेक्ट करके क्या बनाती है, सेल। बहुत सारी सेल्स जब आपस में इंटरेक्ट करेगी तो क्या बनेगा, टिश्यू। टिश्यू जब इंटरेक्ट करेंगे आपस में तो क्या बनेगा, टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन। ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाती है, बॉडी बन जाती है।
तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। इंटरेक्शन डिफरेंट लेवल पर होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सेल्स पाई जाती है, और सेल्स क्या कर जाती है, रेप्लिकेट। सेल डिवीजन के द्वारा माइटोसिस होती है ना, ह्यूमन बीइंग माइटोसिस कर सकते हैं, तो इसलिए सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। इवॉल्विंग का मतलब क्या है, हम इवॉल्व कर रहे हैं। लिविंग बीइंग्स जो होते हैं वो इवॉल्विंग भी होते हैं, मतलब हम गलती करते हैं और फिर गलती को हम सुधार लेते हैं बाद में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इवॉल्विंग। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम, और हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो सेल डिवीजन को या फिर हम कितना इवॉल्व कर रहे हैं उन सबको खुद को रेगुलेट कर सके, नियंत्रित करने के लिए एक सिस्टम पाया जाता है। ठीक है ना। हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है बच्चों, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग होते हैं, और सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम हमारे अंदर पाया जाता है, और एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। जितने भी लिविंग फिनोमिना हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो सब इंटरेक्शंस के कारण होते हैं। इंटरेक्शन मॉलिक्यूलर लेवल से स्टार्ट हो जाता है। मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज को बनाते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज आपस में इंटरेक्ट करके किसको बनाता है, सेल को। सेल क्या बनाएगा, टिश्यू को। टिश्यू क्या बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, बॉडी बन जाती है। ठीक है ना। तो ये डिफरेंट लेवल पर इंटरेक्शंस पाए जाते हैं, और जैसे जैसे आप मॉलिक्यूल से बॉडी की तरफ जाएंगे तो लगातार क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है ना। तो ये हमारे पास इंटरेक्शन का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बन जाता है, इसको हम हायरार्की बोलते हैं। और इस हायरार्की में जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी हर लेवल पर बढ़ती जाती है। ठीक। एक पॉइंट आप ये याद रख लेना कि जो मेटाबॉलिज्म है वो अनडिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग की। मतलब मेटाबॉलिज्म का कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म एक अनडिस्प्यूटेड मतलब अविवादित प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के अंदर मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। ठीक है। कॉन्शियसनेस में एक क्वेश्चन आता है कि जो कोमा पेशेंट होता है, कोमा पेशेंट को हम लिविंग कहेंगे या फिर डेड कहेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि कोमा पेशेंट को हम लिविंग कहेंगे या फिर डेड बोलेंगे। तो कोमा पेशेंट क्या होता है, कोमा पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, ये सब प्रोसेस चलते रहते हैं, केवल कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। जो कोमा पेशेंट होता है वो हमारी बातों को सुन सकता है, जितने भी एक्सटर्नल स्टिमुलस है, ठीक है ना, उन सबको वो रिसीव कर सकता है, लेकिन उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। और यदि रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता तो इसका मतलब उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस होने का मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग नहीं है, ठीक है ना। लिविंग तो वो है क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रही है। अगर कोमा पेशेंट लाइफ सपोर्टिंग मशीन पर है, ठीक है ना, और उसका हार्ट काम कर रहा है पेस मेकर लगाकर, ठीक है ना, डायलाइसिस के द्वारा उसका किडनी का काम भी किया जा रहा है, ठीक है ना, रेस्पिरेशन भी किया जा रहा है। यदि वो मशीन लाइफ सपोर्टिंग मशीन पर है, ठीक है ना, तो उसको हम लिविंग बोलेंगे। तो जो कोमा पेशेंट होता है, ठीक है ना, उसको हम लिविंग ना बोलकर ब्रेन डेड एक टर्म का यूज करते हैं। वैसे लिविंग कोमा पेशेंट को आप लिविंग बोलेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लिविंग है या डेड है तो आप डेड मत कहें ना, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर कॉन्शियसनेस के अलावा अदर जो लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो सब फिनोमिना हो रहे हैं, ठीक है ना। केवल कॉन्शियसनेस नहीं होती है कोमा पेशेंट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन डेड बोलते हैं। ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आज इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए
और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना, और वीडियो को एक लाइक भी दीजिए। थैंक यू वेरी मच।